Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 2 का आखिरी लेक्चर है और इसका टाइटल है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और राइबो न्यूक्लिक एसिड्स आरएनए इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में से है, वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चंस। यानी अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करें तो इसमें से टॉप पोजीशन पे ये आरएनए होगा। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलके आरएनए बनाते हैं। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनके अंदर जो पेंटोज शुगर वो कौन सी होगी, राइबोस। उसके बाद जब आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने डीएनए के बारे में कहा था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आरएनए है वो आप कह सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और डबल हेलिकल है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड है डबल हेलिकल। यानी इससे क्या मुराद है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो मैं डीएनए का स्ट्रक्चर भी यहाँ थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ, तो दोनों में फ़र्क आपको क्लियर नज़र आ रहा होगी। इसके दो अलग-अलग स्ट्रैंड है, इसका स्ट्रैंड एक ही है लेकिन अपने ऊपर फोल्ड होके ये डबल नज़र आता है। तो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड लेकिन फोल्डेड बैक अपॉन इटसेल्फ, जब ये अपने ऊपर ही फोल्ड होता है तो ये डबल हेलिकल की तरह नज़र आता है। अब हेलिकल क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके बाद कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो 4 किस्म के जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो मिलके आरएनए की बॉडी बनाते हैं। अच्छा, यहाँ आपने जहन में रखना है 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड है। कभी आप ये समझे कि आरएनए में सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड, वैसे होते तो लाखों की तादाद में है, लेकिन वो जो लाखों की तादाद में है वो हैं ये सिर्फ 4 किस्म के, जिसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट कहा जाता है, सॉरी थायमिडिन नहीं आ सकता क्योंकि थायमीन तो होती नहीं आरएनए, तो यूरिडिन मोनोफॉस्फेट यूएमपी। अच्छा, इसके साथ अगर आप देखें किसी के साथ डी नहीं लगाया क्योंकि इसमें जो पेंटोज शुगर है वो राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंटरीली पेयरिंग, बिल्कुल सेम सीक्वेंस सेम पेयरिंग होगी जैसे डीएनए की तरह। फ़र्क क्या है कि डीएनए में पेयरिंग थी एट जीसी, अब चूंकि यहाँ एट नहीं है तो एट, और ये कब होगा जब ये अपने ऊपर फोल्ड होगा, तो जब ए के सामने यू आएगा तो डबल बॉन्ड, जी के सामने सी आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। सेम कंपोजिशन उसी तरह है जैसे हमने डीएनए के अंदर डिस्कस की थी। उसके बाद सिंथेसिस की बात अगर हम करें तो सिंथेसिस हमेशा डीएनए से होती है आरएनए की। यानी डीएनए एक टेम्पलेट स्टैंड का काम करता है, टेम्पलेट एक सांचे का काम करता है, उस सांचे को देख के फिर आरएनए बनाया जाता है। और जितने भी आरएनए की टाइप्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो वो सारे के सारे डीएनए से बनते हैं। तो इस प्रोसेस को जिसमें आरएनए डीएनए से बनाया जा रहा होता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन्स को बनाया जाता है आरएनए से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है। यानी आप कह सकते हैं डीएनए, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि डीएनए अपना काम करता कैसे है। डीएनए पहले प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, एंजाइम से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन से चीज़ें बनती हैं, वो चीज़ें फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो यानी आप कह सकते हैं डीएनए ने जितने भी सेल के अंदर फंक्शन कंट्रोल करने हैं वो किसको बना के करने, प्रोटीन्स को बना के करने हैं। तो डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए की ट्रांसलेशन होती है, उससे प्रोटीन्स बनाई जाती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए, तो जिस वक्त हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की, तो आरएनए की जो टाइप्स बनाई गई हैं, ये आरएनए की टाइप्स बेसिकली बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, कि उन्होंने सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, इसी बिहाफ पे आरएनए की टाइप्स बनाई गई हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 बातें अपने जहन में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप सेल समझें, इसको आप सेल समझें तो इंफॉर्मेशन होती है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की शक्ल में, और प्रोटीन ने बनना है साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए साइटोप्लाज्म में आ नहीं सकता, उसकी वजह यह है डीएनए के अंदर पूरे सेल को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर ये सपोज साइटोप्लाज्म में आ जाता तो साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल इसको रिएक्ट करके में भी ख़राब कर सकते थे।
जैसे कोई भी कंपनी हो, उसकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो कभी भी बाहर नहीं एक्सपोज की जाती। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं दूं, अब कोका कोला का जो फार्मूला है आज तक लोगों के सामने नहीं आया, क्योंकि अगर वो आ गया तो फिर हर कंपनी बना लेगी। तो इसी तरह डीएनए की इंफॉर्मेशन अगर साइटोप्लाज्म, डीएनए खुद बजाते खुद साइटोप्लाज्म में आ गया तो मे भी काफ़ी सारे लोग उस में भी काफ़ी सारे मालिक्यूल उसके साथ रिएक्ट करें। इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा लोगों के सामने कोई एक्सपोज होता है उतनी ही उसके गलतियाँ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह डीएनए जब मालिक्यूल्स के सामने एक्सपोज होगा तो इसकी इंफॉर्मेशन बदलने के, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस वजह से डीएनए को हमेशा सिक्योर पोजीशन यानी न्यूक्लियस के अंदर ही रखा जाता है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन को कॉपी करके साइटोप्लाज्म के अंदर भेजा जाता है। तो सबसे पहले यानी डीएनए की इंफॉर्मेशन ने साइटोप्लाज्म में आना है ताकि उस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाई जा सके, तो ये आरएनए लेके आता है विच इज़ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन, जो आप कह सकते हैं डीएनए की इंफॉर्मेशन की मुकम्मल तौर पे कॉपी होगी। तो इस वजह से वो आरएनए जो मैसेज को लेकर आता है साइटोप्लाज्म के अंदर ताकि उसे प्रोटीन बनाई जा सके, तो उसको हम कहते हैं ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का लफ्ज़ी मतलब क्या है? पैगाम लेकर जाने वाला। तो यहाँ आरएनए डीएनए का मैसेज लेकर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस वजह से इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, ये डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है और डीएनए किस में मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। और फिर ये राइबोसोम तक लेके जाता है। राइबोसोम मशीनरी है जिन्होंने इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोटीन बनानी है, और राइबोसोम कहाँ मौजूद है? तो साइटोप्लाज्म। अब जो ही राइबोसोम तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो राइबोसोम्स के ऊपर अमाइनो एसिड अरेंज होंगे और प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वजह से चूंकि ये मैसेज को ले जाने वाला है, जो मैसेज को भेजने वाला होता है उसे मैसेंजर कहा जाता है। लेंथ, जब हम लेंथ की बात करें तो डीएनए कभी भी एक जैसी लेंथ का नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है वो डिफरेंट है। किसी में 51 है, किसी में 100 है, किसी में 574 है, किसी में 273 है। तो डिफरेंट प्रोटीन है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड भी डिफरेंट है। तो आपने एक बात रूल याद रखना है कि हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो इस वजह से अमाइनो एसिड की तादाद प्रोटीन में बढ़ती चली जाएगी, तो न्यूक्लियोटाइड जो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़ती चली जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैसेंजर आने की लेंथ है वो साइज ऑफ प्रोटीन पे डिपेंड करती है। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जीन क्या है। डीएनए का वो हिस्सा जिसमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो जीन कहलाता है। प्रोटीन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और यहाँ भी यही रूल है कि एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन 3 न्यूक्लियोटाइड स्टोर करेंगे। तो जब मैसेंजर आरएनए कॉपी होता है तब भी यही रूल है कि एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड कॉपी करेंगे। यानी आप कह सकते हैं अगर प्रोटीन का साइज बड़ा है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा है, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड, उसके जीन्स में न्यूक्लियोटाइड की तादाद भी ज़्यादा है। जीन बड़ा होगा मैसेंजर आरएनए, और हमेशा मैसेंजर आरएनए डीएनए के सिर्फ जीन वाले पोर्शन से बनाया जाता है, जीन वाले पोर्शन से बनाया जाता है। तो जीन्स जितना बड़ा होगा मैसेंजर आरएनए उतना बड़ा होगा और प्रोटीन्स भी उतनी ही बड़ी होगी। तो ये सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी आप ये समझ लें कि जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, अगर हमने 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनानी है तो 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो जब हम 1000 अमाइनो एसिड वाली प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो कम से कम इसका जो आरएनए है उसमें 3000 न्यूक्लियोटाइड लाजमी होने चाहिए। तो इस वजह से चूँकि प्रोटीन एक जैसी नहीं है, इस जीन्स भी एक जैसे नहीं है, प्रोटीन भी एक जैसे नहीं है, तो मैसेंजर आरएनए भी एक जैसा नहीं होगा। तो ये वेरिएबल लेंथ रखता है। उसके बाद परसेंटेज के हवाले से बात करें तो ये सेल का 3 to 4% होते हैं। यानी टोटल आरएनए का जितना आरएनए सेल के अंदर मौजूद है उसका 3 to 4% ये मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ गई। अब इंफॉर्मेशन से
इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर इस इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनानी है। अब प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड को यहाँ पहुँचाना है, और अमाइनो एसिड क्या कहाँ है, वो सेल के अंदर बिखरे पड़े हैं। अब सेल के अंदर ये अमाइनो एसिड आते कहाँ से? बेसिकली जो हम खुराक खाते हैं उसकी डाइजेशन, ख़ास तौर पर इसमें जो प्रोटीन हम खाते हैं उसकी जब डाइजेशन होती है तो डाइजेशन के बाद अमाइनो एसिड बनते हैं, उन अमाइनो एसिड को सेल में भेज दिया जाता है। तो सेल के अंदर ये अमाइनो एसिड बिखरे पड़े हैं। अब इन अमाइनो एसिड को इस जगह पर लेकर आना है, इस जगह पर ट्रांसफ़र करना है। तो इस वजह से वो आरएनए जो इन अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करेगा उसे ट्रांसफ़र आरएनए कहते हैं। तो नाम से जाहिर है कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक लेकर आना, मैसेंजर आरएनए तक लेकर आना, ताकि उनको अरेंज करके प्रोटीन बनाई जा सके उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैसेंजर आरएनए में स्टोर है। तो वो ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए कहलाता है। तो इसको डिफाइन हम कैसे करें? इट पिक्स द अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को पिक करेगा एंड ट्रांसफर टू राइबोसोम्स, और वो राइबोसोम तक लेके आएगा, और राइबोसोम पर फिर अमाइनो एसिड अरेंज होंगे और इससे प्रोटीन्स बनेगी। आगे ये स्मॉल है, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट फिक्स है। लेंथ से क्या मुराद? इट इज़ स्मॉल, और इसमें 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड है। स्मॉल क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम मैसेंजर आरएनए देखो 3000 न्यूक्लियोटाइड और यहाँ सिर्फ 90 न्यूक्लियोटाइड है। तो इस वजह से मैसेंजर आरएनए के मुकाबले में इसकी लेंथ कम है, और इसमें ऑलमोस्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो फिक्स हैं 75 to 90, और परसेंटेज के लिहाज से ये मैसेंजर आरएनए से ज़्यादा है। जो आरएनए टोटल सेल के अंदर मौजूद है उसका 10 to 20% ट्रांसफ़र आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये नहीं है कि कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए किसी भी अमाइनो एसिड को उठा के राइबोसोम तक लेकर चला जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं ही है। बल्कि हर ट्रांसफ़र आरएनए एक मखसूस अमाइनो एसिड के लिए बनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है मैथ्यूनिन। अब इसको उठाने के लिए सेल के पास मैट ट्रांसफ़र आरएनए है, मैथ्यूनिन ट्रांसफ़र आरएनए। एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है आर्जिनिन। अब इसको उठाने के लिए सेल के पास आर्ज ट्रांसफ़र आरएनए है। तो जो आर्जिनिन ट्रांसफ़र आरएनए वो कभी भी मैथ्यूनिन को लेके नहीं जाएगा राइबोसोम तक। तो यानी आप कह सकते हैं कि हर ट्रांसफ़र आरएनए एक मखसूस अमाइनो एसिड के लिए बनाया गया है। उसने उसी अमाइनो एसिड का, अब उसने सिर्फ एक अमाइनो एसिड नहीं लेके जानी, आर्जिनिन सेल के किसी भी हिस्से में पड़ी हो तो वो आर्ज ट्रांसफ़र आरएनए ही लेके उसे राइबोसोम तक जाएगा। तो यानी आप ये कह सकते हैं, जब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड की, तो हमने ये अमाइनो एसिड के टॉपिक में डिस्कस भी की थी बात। टोटल अभी तक सेल में जो अमाइनो एसिड डिस्कवर हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक्स 170 हैं। उसमें से 25 ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटीन्स बनानी, और 20 ऐसे हैं विच आर द पार्ट ऑफ एवरी प्रोटीन, जो हर प्रोटीन का हिस्सा है। यानी उस 20 के बगैर प्रोटीन बना ही नहीं सकते। तो इस वजह से सेल ने अगर प्रोटीन बनानी है, तो चूँकि सेल की प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड के बगैर बन नहीं सकती, तो कम से कम सेल के पास 20 किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए तो हर हाल में होनी चाहिए। ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में 45 के राउंड अबाउट आरएनए होते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे पास मिनिमम थ्रेशहोल्ड है, कम से कम लेवल है, वो 20 से कम नहीं हो। क्योंकि 20 से अगर 18 हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन बनाने के लिए कम से कम 20 अमाइनो एसिड चाहिए, तो 2 अमाइनो एसिड प्रोटीन में नहीं लगेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर सही तरह बनेगा नहीं। तो यही बात लिखी हुई है, ट्रांसफ़र आरएनए इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड। तो सेल शुड हैव एट लीस्ट, इस पर आपने थोड़ा सा गौर करना है, एट लीस्ट कम से कम 20 किस्म के ट्रांसफ़र आरएनए सेल के पास लाजमी होने। 20 अमाउंट में नहीं, तादाद में नहीं, 20 अक़साम के। इसी तरह हम बात करें कि 20 अमाइनो एसिड नहीं प्रोटीन में लगे, प्रोटीन में तो अमाइनो एसिड हो सकते हैं हज़ारों की तादाद में लगे, लेकिन अक़साम 20 हैं। इसी तरह ट्रांसफ़र आरएनए तादाद में तो हो सकते हैं लाखों हों, सेल के अंदर हो सकते हैं हज़ारों हों, लेकिन उनकी टाइप्स एटलीस्ट 20 होनी चाहिए। उसके बाद अमाइनो एसिड आ गए राइबोसोम तक। अब राइबोसोम इन अमाइनो एसिड को अरेंज करवाता है, ट्रांसफ़र आरएनए बड़ी सीक्वेंस से इन अमाइनो एसिड को रखते चले जाते हैं,
और वो प्रोटीन बनती चली जाती है। यानी आप कह सकते हैं राइबोसोम ने इन अमाइनो एसिड को अरेंज करवा के प्रोटीन बनाना है। इस वजह से राइबोसोम को हम कहते हैं इट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। तो जब हम राइबोसोम्स की बॉडी देखते हैं तो राइबोसोम में दो चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, आरएनए है। तो दोनों चीज़ें मिला के राइबोसोम की बॉडी, और वो आरएनए जो प्रोटीन की राइबोसोम की बॉडी में होता है उसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और सबसे ज़्यादा सेल के अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो राइबोसोमल आरएनए ही है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोटल आरएनए। लेकिन इस 80% में 40 to 50% है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होते हैं। बाकी जितना भी आरएनए है वो हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो और वो अवेलेबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, लेकिन पड़ा वो सिर्फ आरएनए की शक्ल में होता है। तो 40 to 50% यूजली राइबोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन है उसके साथ अटैच होता है। तो बहरहाल इसका काम क्या है, अमाइनो एसिड को अरेंज करना है, उससे प्रोटीन बनाना है। इस वजह से इसको हम कहते हैं ये मशीनरी का काम करते हैं, ये मशीनरी का काम करते हैं। तो यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैसेंजर आरएनए आया, इसके ऊपर अमाइनो एसिड आके इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जुड़ेंगे और प्रोटीन्स बनेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये राइबोसोम ही हैं ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम्स, और जिसमें राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड ट्रांसलेट का मतलब यहाँ प्रोटीन का बनना है, और ट्रांसलेट करेंगे जो मैसेज आया है, जो मैसेंजर आरएनए जेनेटिक मैसेज लेके आए जिन से उसको प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल हो। इस वजह से इसको हम कहते हैं ये मशीनरी के तौर पे काम कर रहे हैं। तो ये राइबोसोम की सरफसी है जहाँ मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ट्रांसफ़र आरएनए इन अमाइनो एसिड लेता चलाएगा और उनको एक सीक्वेंस के साथ अरेंज करेगा, और अरेंज करने के बाद प्रोटीन्स बन जाएंगी। तो ये तीनों टाइप्स जो है मैसेंजर आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए की, ट्रांसफ़र आरएनए की, आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। मैसेंजर आरएनए मैसेज का काम कर रहा है, ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं, और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल बॉडी बना रहे हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की गई है। उसके बाद आखिरी जो छोटा सा टॉपिक है वो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो कंजुगेशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है कि दो मुख्तलिफ चीज़ों का मिलना, तो इसको हम कंजुगेशन कहते हैं। अब सवाल ये है मुख्तलिफ चीज़ों से क्या मुराद है, जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज जब मिलते हैं सुक्रोज, तो फ्रक्टोज भी मुख्तलिफ है, ग्लूकोज भी मुख्तलिफ है। नहीं, जब हम कंजुगेशन की बात करते हैं हमेशा जो मालिक्यूल्स आपस में मिलते हैं उनकी कैटेगरी डिफरेंट होनी चाहिए। कैटेगरी से क्या मुराद है, 4 बड़े मालिक्यूल हमने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो अगर एक कंपाउंड, एक मालिक्यूल हमने न्यूक्लिक एसिड से उठाया, एक मालिक्यूल प्रोटीन से उठाया, अब दोनों को मिला दिया, अब ये कंजुगेटेड मालिक्यूल बन गया। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, डिफरेंट मालिक्यूल फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरीज आर कंबाइंड टू फॉर्म कंजुगेटेड मालिक्यूल। जैसे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको का वर्ड जब भी आएगा, ये जो ग्लाइको है या ग्लाइकेन है, ये हमेशा कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड ग्लाइकोलिपिड्स बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन। अब इनका सेल में क्या फंक्शन है, सेल से बाहर जितनी भी चीज़ें सिक्रीट होती हैं, सेल काफ़ी सारी चीज़ें अपने एक्स्ट्रा सेलुलर यानी अपने बाहर के एनवायरनमेंट में निकालता है, वो सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, सारी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। इसी तरह आप कह सकते हैं ये जो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन दे आर द कंस्टिट्यूएंट, ये पार्ट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी पार्ट्स हैं ये। उसके बाद लिपिड्स जब प्रोटीन से मिलती है तो लिपोप्रोटीन्स बनते हैं, और लिपोप्रोटीन का जो सबसे बड़ा फंक्शन है सेल के अंदर, इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रेमवर्क यानी ढांचा बनाना है। अब अगर हम देखें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, इसको भी कहा दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ लिखा है दे फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको आप इस अंदाज में समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वास्केट है, जब हम बात करते हैं इसका फ्रेमवर्क किन चीज़ों से मिलकर बना, तो 2 चीज़ें सामने आती हैं, एक कपड़ा है, एक धागा है, लेकिन उसके साथ इसमें बटन भी लगे हुए हैं। अब बटन फ्रेमवर्क नहीं बना रहे, ढांचा नहीं बना रहे, लेकिन बटन की वजह से एफिशिएंसी इस बास्केट की इम्प्रूव हो जाएगी, इम्प्रूव
इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसी तरह आप कह सकते हैं जो बुनियादी ढांचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सिर्फ लिपिड और प्रोटीन से मिलके बना है, लेकिन उस मेम्ब्रेन के अंदर कहीं कहीं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी लगे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। तो इस वजह से उनको पार्ट्स कहा गया है और यहाँ फ्रेमवर्क कहा गया है। उसके बाद चौथी जो चीज़ है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन आपस में मिलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात डिस्कस की है, नेगेटिव और एसिडिक होता है न्यूक्लिक एसिड, नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। इसकी रीज़न क्या है ये आपने खुद प्रीवियस लेक्चर सुन के इसके रीज़न को डिस्कवर करना है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद प्रोटीन्स, जाहिर बात है जब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से मिलेगा तो प्रोटीन शुड बी पॉजिटिवली चार्ज एंड बेसिक, उसको बेसिक होना चाहिए, तब जाके ये दोनों मिलेंगे और जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम की बॉडी की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना है, डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना, और जो प्रोटीन होती हैं वो हिस्टोन्स होती हैं। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या वैसे एमसीक्यूज आ जाए, हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, तो आप कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। हिस्टोन्स आर बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, तो ये बेसिक इन नेचर होती हैं, क्योंकि जो डीएनए है न्यूक्लिक एसिड है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं और हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये दोनों के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोहिस्टोन्स, यानी क्रोमोसोम बेसिकली न्यूक्लियोहिस्टोन्स हैं, दो किस्म के मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। तो ये जो न्यूक्लियोहिस्टोन्स हैं ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और क्रोमोसोम का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। और क्रोमोसोम का फंक्शन क्या, जीन एक्सप्रेशन। अब व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन है क्या? तो जीन डीएनए का वो पार्ट है जिससे प्रोटीन ने बनना है। अगर जीन की इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, और होती कैसे, जीन से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, तो जीन की इंफॉर्मेशन अगर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहेंगे ये जीन एक्सप्रेस हो गया है, यानी जो इसका इंफॉर्मेशन थी उसने अपने आप को प्रोटीन की शक्ल में एक्सप्रेस कर दिया है। तो जीन एक्सप्रेशन, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन, इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो न्यूक्लियोहिस्टोन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और क्रोमोसोम का जो फंक्शन है जीन एक्सप्रेशन को उसको भी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इस वजह से इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये चैप्टर का एंड है और ये आपको पता है कि जो चैप्टर हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 2, ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चैप्टर ऑफ दिस बायोलॉजी। तो इस वजह से इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है ताकि पेपरों से पहले, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे हैं और इसमें से एमसीक्यूज़ बड़े कंसेप्चुअल बनते हैं, आपके पेपर में भी बड़े कंसेप्चुअल बन सकते हैं। और जो आपका एमडी कैट है उसमें तो इंतहा दर्जे के इसमें से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं। तो इस वजह से इसके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छी तरह, आप कह सकते हैं, क्लियर करके फिर आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.